हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा यूपी बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, साइंस यानी विज्ञान का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर। अभी जो ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी, जी हाँ मेरे दोस्तों, ऑफिशियली यूपी बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर है। आप इसको यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी मैं डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। और देखो, इसमें एक से बढ़कर एक काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम D2 देखने को मिलेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो इसको लगाना बेहद ज़रूरी है। तो चलो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। उसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करना UPMSP। आपको क्या सर्च करना है? UPMSP, ये सर्च करना है गूगल में। और फर्स्ट में ही साइट खुलेगी, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होगी upmsp.edu.in कर उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्या होगा कि आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते ही आपको इधर ऊपर कोने में, आप मोबाइल के कोने में ऐसे 3 लाइंस दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही महत्वपूर्ण लिंक का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसी में मॉडल पेपर 2022-23 का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को सारा का सारा मॉडल पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप ये साइंस का, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में, ठीक है, क्लास 10 के एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि अब आप लोग का पेपर जो पैटर्न है ना, पुराना जो 2022 का पेपर था, ठीक है, उससे थोड़ा अलग होगा। अलग क्या होगा? तो इसमें 20 मार्क के हर सब्जेक्ट में आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा जो 50 मार्क है बचता है, ठीक है, आप जानते हो कि 70 मार्क का यूपी बोर्ड का पेपर होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो 50 मार्क का आप लोग का सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा, ठीक है। और ये जो 50 मार्क के सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है, उनका आंसर आपको नॉर्मली जैसे आप कॉपी पे पहले लिखते थे वैसे ही आपको लिखना होता है, ठीक। देखो, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों को ये कमेंट कर रहे हैं कि OMR पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन ये मॉडल पेपर में कि OMR शीट पर होगा, ठीक है। ये आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना और उसमें ये पढ़ लेना, आपको हर एक सब्जेक्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हम लोग बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। शुरू में आप लोग को 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और उस ऑब्जेक्टिव का आपको ऐसे OMR शीट पे आंसर देना होगा। देखो, जैसे ये 1 से 20 तक यहाँ दिए है। मान लो पहले का जो भी सही हो, मान लो C सही है, तो ऐसे C पे आपको काले या नीले पेन से, ठीक है, आपको हमेशा काला या नीला पेन यूज करना है। ये ध्यान देना, मैं यहाँ कौन सी पेन यूज कर रहा हूँ मुझ पर मत ध्यान देना, ठीक है। आपको काले और नीले का ही प्रयोग करना है। तो ऐसे आपको ऐसे इसको रंगीन करना है, ठीक। तो चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस पर रंगीन करूँगा, टाइम लगेगा। मैं केवल आपको सॉल्व कराते चलता हूँ एक एक क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? यहाँ एक शब्द यूज हुआ है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? आप लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से, मान लो एक ये माध्यम वायु है और ये कांच है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका विचलन हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे सीधे न जाकर, ठीक है, ये कि तो ये बीच में ये अभिलंब होता है, तो अभिलंब की ओर झुकता है या फिर इस अभिलंब से दूर हटता है, सिंपल। तो ये होता है अपवर्तन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग की आँख होती है, यहाँ आँख के लिए पूछ रहा है कि जब आँख प्रकाश जो होता है आँख में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन कहाँ अधिक हो जाए? तो यहीं पे सबसे आगे होगा, क्योंकि इधर ये वायु हो जाएगी तो विरल हो जाएगा, इधर आँख आ जाएगी तो आँख में तो सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहीं पे सबसे उसका अधिक अपवर्तन होगा, ठीक है। यानी सबसे ऊपरी वाले भाग पे, और सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है स्वच्छमंडल जिसको बोलते हैं या कार्निया जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल। आपको समझ में आशा करता हूँ आ गया होगा। अब चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है? ओके, बोल्टता मीन्स विभवांतर कौन निरूपित करता है इसमें से? देखो, विभवांतर यानी बोल्टता V इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर इक्वल टू W/Q। W
किया गया कार्य और बटा क्यू यानी ये आवेश होता है। तो किया गया कार्य, देखो किया गया कार्य ये तो सब में है, और बट्टे स्लैश ये देखो कहीं नहीं आपको यहाँ पे आवेश मिल रहा है लेकिन गुणे आवेश मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, बट्टे में आवेश है यानी स्लैश होगा। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करोगे तो नहीं, इस Q को भी हम तोड़ सकते हैं। Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, क्योंकि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर फाइनली हो जाएगा W बटा आई इंटू टी, यानी किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुणे समय, किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुणे समय। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। आशा करता हूँ ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मिनट। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, यहाँ देखो अवतल दर्पण हमें कह रहा है कि किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, हमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब देखना है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण बना सकता है, और हमें 4 ये ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आप लोग ध्यान से देखना कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर वो वस्तु मतलब वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग ध्यान देना, वो मतलब समान आकार का बनेगा, समान आकार होगा उसका, मतलब जैसी मतलब जितनी लंबाई की वस्तु होगी उतनी ही लंबाई की वो मतलब प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र पे वस्तु है तो। ठीक, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। ठीक, सेकंड है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। अब देखो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगी तब क्या होगा कि प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा तो बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। कैसा, आभासी। लेकिन हमें यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, बड़ा चाहिए वास्तविक चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड कथन है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये बिल्कुल राइट है, जब वस्तु दर्पण वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये चौथा क्यों गलत है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता त्रिज्या से अधिक दूर हो, ये तो साफ गलत है क्योंकि इस स्थिति में तो प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका फिगर भी आप अपने बुक में देख लेना, सबका आप फिगर भी देख सकते हो। मैं फिगर यहाँ पे मतलब बनाऊंगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको छोड़ देता हूँ, फिगर के माध्यम से मैं नहीं समझाता हूँ आपको। ठीक, चलो यहाँ हम लोग चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मस्त प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम नहीं करता हूँ, चलो इसी तरह समझाता हूँ। यहाँ पे देखना कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ओके, मतलब कोई विद्यार्थी है जो अपनी कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा है, ठीक है, और वो श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ रहा है, मतलब पढ़ ले रहा है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, मतलब लेकिन उसके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसके अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और ये 4 कथन दिया हुआ है। यहाँ पे देखना, हम लोगों ने मेन था 2 दोष पढ़े हैं आंखों के लिए, आपने पढ़ा होगा, एक दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और एक क्या पढ़ा है आपने, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये आपने 2 दोष पढ़ा होगा। देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ठीक है। देखो निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु होती है यानी पास वाली, वो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, और जो दूर वाली होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्लियर, ये देखो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें मतलब जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, और निकट की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ हमें क्या क्वेश्चन में हमें यहाँ श्यामपट्ट में यानी दूर जो मतलब अक्षर लिखा हुआ है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पढ़ ले रहा है लेकिन अपने पास रखे पाठ्यपुस्तक के अक्षर को नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि दूर का स्पष्ट देख ले रहा है और निकट का स्पष्ट नहीं देख रहा है, इसका मतलब उसके आंख में दूर दृष्टि दोष है, सिंपल। अब देखो दूर दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष जब उत्पन्न होता है वो कब होता है, तो देखो
हम लोग जानते हैं कि हमारी आँखों का जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर ये मतलब 25 सेंटीमीटर जो निकट बिंदु है, विद्यार्थी का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर उससे दूर हो जाए, मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाए, तभी हम लोग का मतलब आँखों में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हम लोग का देखो ऑप्शन के अनुसार कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जब ये 25 सेंटीमीटर से निकट बिंदु दूर हो जाएगा तभी दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और इसमें जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो निकट बिंदु होता है वो दूर चला जाता है सिंपल 25 सेंटीमीटर से। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है या दूर चला गया है, सिंपल, ठीक। चौथा भी एकदम अच्छे से क्लियर। चलो हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा भी काफ़ी मस्त प्रश्न है। ओके, पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें क्या है कि 5 प्रतिरोधों को, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ओके, मतलब हमें 5 प्रतिरोध दिया है, जैसे ये R1 R2 डॉट 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 R5, मतलब 5 प्रतिरोध दिए हुए और प्रत्येक का प्रतिरोध हमें 1/5 1/5 1/5, यानी सबका प्रतिरोध हमें 1/5 दिया हुआ है, 5 मतलब प्रतिरोध है। तो कह रहा है कि इन सबको मिलाकर, ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम का फार्मूला जानते हो कि 1/r इक्वल टू वो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 1/rn, मतलब ये जितना प्रतिरोध होता है उतना ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से अब रखो, हम लोग रखते हैं 1/r इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 1 और बट्टे में r1, और r1 का मान 1/5, तो यहाँ से 1/5 प्लस 1/r2, तो r2 का मान 1/5, क्योंकि सबका मान 1/5 ही है, ठीक है, प्लस 1/r3, r3 का मान भी 1/5 है, ठीक है, प्लस r4 का भी 1/5 मान है, और r5 का भी 1/5 है। तो सबको ये हो गया। अब इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ मैं इस पे करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ एक पेज लेता हूँ, इस पे मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ आगे के प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ से 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार का, अगर आ जाता है ना तो ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है, तो 1 गुणे 5/1 हो जाएगा, यानी इसका मान 5 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान 5 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको मतलब सबको सॉल्व करेंगे तो 5 इनका मान हो जाएगा, ठीक है। पाँचों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यानी यहाँ से 1/r इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 25 आ गया, ठीक है। अब देखो, हमें R का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है क्वेश्चन के अनुसार। तो R इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बट्टा आएगा, तो 1/25, यानी R का मान हम लोग का 1/25 हो जाएगा, यानी जो न्यूनतम प्रतिरोध होगा वो 1/25 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार क है कि 1/5 ओम इधर आ जाते हैं। अब इस बगल, 1 मिनट, इस बगल देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/25 ओम, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अगला हम लोग 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यह क्या प्रश्न है कि दिए गए चित्र के अनुसार, ठीक है, देखो दिए गए चित्र के अनुसार हमें ये चित्र दिया है, कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर एक नियत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब यहाँ पे देखो, मान लो ये हम लोग का तार, इसमें इधर से इधर धारा प्रवाहित हो रही है, सिंपल, ठीक। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, ओके, मतलब हम लोग का एक ये तार दे दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक हम लोग का ये तार दे दिया है, इसमें ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी इधर पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ठीक है, और इसके लिए चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें
चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा पूछ दे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ का अंगूठे का नियम अब क्या होता है, देखो जैसे जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे हम लोग की धारा इधर प्रवाहित हो रही है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये मान लो ये हम लोग का तार है, ठीक है, ये पेन हम लोग का तार है, इसमें धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसको अपने जो ये सीधा है बाएं हाथ है, ठीक है, इसको आप ऐसे, सॉरी बाएं मैंने बोला, दायां हाथ, ठीक है, सीधा दाएं हाथ के, अगर पीछे भी मैंने बायां बोला तो इसके लिए सॉरी, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दाएं हाथ के अंगूठे यानी सीधे हाथ के अंगूठे को ऐसे रखेंगे जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखो इधर इधर हम लोग की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने अंगूठा इधर किया हुआ है, आप लोग देख रहे हो, ऐसे आपको पकड़ लेना है। और जिधर ये चारों अंगुलियां मुड़े उसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी की तरफ होगी। तो यहाँ देख रहे हो हम लोग की अंगुलियाँ इधर ऊपर की तरफ, मतलब इधर देखो, ये हम लोग की अंगुलियाँ इधर ऊपर से इधर नीचे की तरफ जा रही है। मतलब तार में मतलब धारा की जो दिशा होगी कुछ इस प्रकार होगी, मतलब ये मतलब सॉरी ये ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे है कि तार के ठीक ऊपर तार के ठीक नीचे है, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है, अपने जो ये सीधा हाथ होता है, ठीक है, इसके द्वारा यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा, सिंपल, ठीक है। अगर किसी भी मतलब हमें दे कि सर्किट में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसको आप एज्यूम कर लेना और कुछ इस प्रकार पकड़ना, ठीक है, कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में हो जाए, ठीक है, और जिधर ये मुड़ेगा उस तरफ इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, सिंपल, ठीक है। चल अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि निम्न में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, और यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखो अनंत पे स्थित ना, मैं बता दूं, अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो, सबके द्वारा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके अनुसार देखो यहाँ ये फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस सब दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के द्वारा अनंत पे स्थित वस्तु का हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये हम लोगों ने 7 प्रश्न कर लिए। ये 7 प्रश्न आप लोग के ना फिजिक्स यानी एक तरह से भौतिक विज्ञान वाले पाठ से संबंधित थे। अब आप लोग का ये देखो केमिस्ट्री वाले पाठ से संबंधित हो जाएंगे, और अंत में कुछ प्रश्न आप लोग के बायोलॉजी से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग की साइंस जो है 3 पार्टों में बटी हुई है। चलो तब इस प्रश्न को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो यह हम लोग का 8वां प्रश्न है, ठीक है, कि एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है, और ये दिया कि एक तत्व है, एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो देखो जो एक मिश्र धातु है ना वो एक समांगी मिश्रण होती है। ये समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो 2 मिश्रण होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी मिश्रण जैसे हम लोग जैसे जल और चीनी, मतलब पानी और चीनी को आपस में घोलते हैं तो देखते हो आप लोग, मतलब चीनी का गुण कुछ देर बाद गायब हो जाता है, ठीक है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जब हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाए तो उनमें से किसी एक ही का गुण दिखे या किसी का भी गुण न दिखे, वो समांगी मिश्रण होता है। तो मिश्र धातु में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पीतल होती है ना, पीतल, उस पीतल को जिंक, ठीक है, और तांबा को आपस में गलाकर बनाया जाता है, इन दोनों को, ठीक है, और एक ये नई धातु बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो मिश्र धातु होंगी एक समांगी मिश्रण होंगी, ठीक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 9 नंबर कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें पहचानना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिनट मैं इधर आ जाता हूँ, इधर, ओके, ये देखो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आप लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी होगी। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले तो होता क्या है, इसको जो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है तब वही हाइड्रोकार्बन होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का है, ये 2 प्रकार का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो संतृप्त में कौन आता है और असंतृप्त में कौन आता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वह मतलब वे सारे आते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड जैसे देखो इनके बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और सिंगल बॉन्ड में आप लोगों ने 3 देखा होगा, आपने 3 पढ़ा होगा। इस एक चैप्टर है आप लोगों का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आप लोगों ने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने क्या बोला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो मतलब हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब कि एल्केन समूह के जितने भी मतलब तत्व सॉरी यौगिक होंगे, ठीक है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। और एल्कीन एल्काइन वाले हमेशा क्या आएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे देखो, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ सब जगह देख रहे हो आप लोग सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या किसके अंतर्गत आएगा? संतृप्त के अंतर्गत आएगा। ये संतृप्त के अंतर्गत आएगा, ठीक। ये देखो यहाँ देखो 2 हम लोग के तो हैं सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो गया है। तो ये असंतृप्त में चला जाएगा, ठीक है, असंतृप्त में चला जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये आप लोग का संतृप्त के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो ये CH3, यहाँ पे देखो एक ये डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त का मतलब जहाँ भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वो असंतृप्त में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन दिया है, इसमें हम लोग का देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि A तथा B तथा D, C तथा D और B तथा C। और हमें क्या पूछा था? असंतृप्त हमें पूछा था इधर हम लोग के क्वेश्चन में। हाँ, असंतृप्त ही पूछा था। तो असंतृप्त हम लोग का कौन कौन सा है? एक ये B वाला है और एक ये D वाला है। तो B और D ये ख ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न क्या है ये भी आप लोग ध्यान देना थोड़ा। हाँ देखो ये 10 नंबर प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखना। कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, देखो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH ट्वाइस होता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। जब ये दिया है क्वेश्चन में कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो CaO है वह जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ट्वाइस बनाता है और ये बनाने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए लिख भी दिया है यहाँ पे, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये पूरी अभिक्रिया है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन में हमें अभी दिया है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देखो ये CaO नॉर्मल चूना होता है, पाउडर होता है। जब इसको जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CaOH ट्वाइस बन जाता है, यानी बुझा हुआ चूना, जिसको मतलब लोग ये आप लोग देखा होगा खैनी खाने में यूज करते हैं इसी को, ठीक। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH ट्वाइस को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। इसको चूने का पानी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य? ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने, ठीक है, तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। सबसे पहले चूने के बुझने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये कथन दिया हुआ है चार्ट है कि यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। गलत है। उष्मा शोषी मतलब उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया हो रही है तो उष्मा का अवशोषण नहीं बल्कि उष्मा का निर्माण हो रहा है। तो इसमें यहाँ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ उष्मा क्षेपी, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। तो बिलिय यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने यानी चूने के बुझने के लिए, तो ठीक ये एक कथन हो गया, तथा विलयन बनने के लिए सत्य है। अब देखो विलयन बनने के लिए, तो ये विलयन क्या बना है? CaOH ट्वाइस बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH क्या है? ये OH हाइड्रोक्सिल आयन है और ये किसको प्रदर्शित करता है? ये क्षारक या क्षार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका मतलब अगर क्षारक है तो इसका pH मान क्या होगा? आप सब लोग जानते हो कि जो क्षार होता है या क्षारक होता है उसका pH मान जो होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। और जो अम्ल होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे विलयन के लिए ये 7 से अधिक pH मान हो जाएगा। तो परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी B और C सही हो जाएगा। तो A B गलत, B C ये सही हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये कथन थे और इसके लिए ऑप्शन दिया था, तो ये इसका ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आशा करता हूँ ये भी 10 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग 11 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि एक परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ओके, इधर हमें लग रहा है कि कई ठे फिगर दिया होगा। ठीक है, चलो यहाँ हमें परमाणुविक त्रिज्या का सही कथन देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा आप लोग। ओके, ये फिगर है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन में एक बार और पढ़ लेता हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन। ओके, हमें परमाणुविक जो त्रिज्या है यानी आर है उसका हमें सही प्रदर्शन इसमें छांटना है। तो यहाँ देखो इस फिगर में आप लोग थोड़ा देखना, यहाँ पे मैं ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका के एलिमेंट सब जो कोस है वो भी दिया हुआ है। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट फिगर में क्या है कि देखो यहाँ भी सब इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी सब इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, लेकिन त्रिज्या हमें इतनी ही दी हुई है। हमें त्रिज्या जहाँ तक यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है तो ये तो पूरी त्रिज्या न देनी चाहिए हमें, तो ये गलत प्रदर्शन हो गया। ठीक है, अगला है कि ये देखो यहाँ भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, और इधर हम लोग का कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अगले मतलब कोष में, और हम लोग का त्रिज्या भी यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे तक, यानी ये बिल्कुल राइट है परमाणु त्रिज्या के लिए। अगला यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, सब में है। और यहाँ पे देखो हम लोग की शुरू से अंत तक ये है। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी सही है। इसमें देखो, इसमें हम लोग का इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, लेकिन यहाँ देखो केवल यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो ये सेकेंड और थर्ड सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सेकेंड और थर्ड, ये ख ऑप्शन सही हो जाएगा परमाणु त्रिज्या के लिए। ठीक है, हम लोग का ये सही हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ इसको भी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है। हम ये कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, हमें मैच करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला इसमें क्या है, देखो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका मतलब विरंजक चूर्ण इसको भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग का ए का सी, ए का बी ये गलत, ए का सी, ठीक, ए का सी ये भी, ए का बी ये भी गलत। ठीक है, हम लोगों ने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक, अब बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आप लोग का ये प्रति अम्ल के यहाँ पे आ जाएगा, प्रति अम्ल कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मतलब हम लोग का बी का डी, बी का बी पे गलत, बी का डी, देखो यहाँ पे, यानी ये सही हो जाएगा। ये हम लोग का तीनों ऑप्शन गलत, ये ग वाला सही हो जाएगा। सिंपल काम खत्म, यहीं पे आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम लोग आगे करते हैं। अगला हम लोग अब प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ हमें भरना है कि क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, जो अम्ल होता है ना, अम्ल, वो नीले लिटमस को, नीला जो लिटमस होता है उसको लाल में बदल देता है, ये ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे अम्ल हो जाएगा। और एक और याद रखना कि जो मतलब क्षारक होता है, या जिसको आप क्षार भी बोल सकते हो, वो क्या करता है कि जो लाल लिटमस होता है ना उसको नीले में बदल देता है, उसको किस में, नीले में बदल देता है। क्लियर, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, दोनों में से कोई भी आ सकता है। चलो हम लोग अगला प्रश्न 13 के बाद 14 नंबर देख लेते हैं। ओके, अब ये बायोलॉजी वाले सब प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलो बायोलॉजी वाले प्रश्न को भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हम लोग का 13 के बाद ये 14 नंबर प्रश्न है, लेकिन लग रहा है कि ये केमिस्ट्री वाला ही प्रश्न डाला है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे है प्रश्न क्या है, देखो। ओके, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इस प्रश्न को देख सकते हो। ये प्रश्न क्या है कि चूने के पानी से भरी प्रखनली में जब मुंह से फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। देखो चूने का पानी कहने का मतलब क्या है, वो बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। इसको याद रखना, ये मतलब बुझा हुआ चूना होता है, और CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूने का पानी यानी इसको हम बुझे हुए चूने को चूने का पानी भी बोलते हैं। तो ये जो बुझा हुआ चूना है CaOH कह रहा है कि जब इस मतलब एक प्रखनली में यह भरा हुआ है और जब इसमें फूंका जाता है यानी मुंह से, ठीक है, तो यह दुधिया हो जाता है किसकी मौजूदगी के कारण। तो फूकेंगे तो क्या हम लोग के मतलब मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी, सिंपल है। तो देखो CaOH क्या होता है, जब हम फूकते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके,
ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 यानी दूधिया का एक तरह से निर्माण और प्लस जल का निर्माण H2O का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग किसकी मौजूदगी के कारण यह मतलब दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक, चलो 14 के बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, देखो 15 नंबर प्रश्न क्या है कि कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या मतलब विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, इसका अर्थ क्या हुआ, और इसके लिए चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखो फर्स्ट, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, ये तो गलत है भाई। देखो सरीसृप क्या होता है, यहाँ पे आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं। सरीसृप मतलब ऐसे मतलब जानवर जो हवा में सांस मतलब लेते हैं, ठीक है, जिनमें आंतरिक निषेचन होता है और पंख के बजाय इनके मतलब शरीर पे बाल होता है, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, मेढक, गिरगिट, कछुआ। ठीक है, ये हम लोग ये इस मतलब सरीसृप के एक तरह से अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक, और ये पक्षी तो एकदम भिन्न हुई, तो सरीसृपों से पक्षियों का निर्माण कैसे हुआ, गलत है। ये है कि सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संदर्भ नहीं है। देखो ये गलत है, विकास संबंध है एक आर्कियोप्टिक की, क्या एक विकास संबंध इन दोनों के बीच मतलब एक कड़ी मानी जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो दोनों ही जीवों में पर समजात अंग, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मतलब यहाँ समजात अंग क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझना है। देखो प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान हो लेकिन कार्यों में भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे दोनों के बीच यहाँ पर में तुलना की गई है कि डायनासोर के कुछ पर थे लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे, लेकिन पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ जाते, तो इनके बीच क्या मतलब संबंध है। ठीक, तो देखो जैसे हम लोग का ये हाथ है, ठीक है, पंजा, तो हम लोग का ये पंजा है, हम लोग के पंजे के समान शेर का भी पंजा होता है, लेकिन उसका कुछ कार्य अलग होता है। या हम लोग के पंजे के समान, ठीक है, आप चमगादड़ देखोगे, चमगादड़ का मतलब जो पंख होता है वो भी हम लोग के हाथ के ही समान होता है, लेकिन उसका कुछ कार्य अलग होता है। तो यही समजात अंग होते हैं। समजात अंग मतलब वे अंग होते हैं मतलब जो मतलब जिनकी लगभग संरचना तो लगभग समान होती है, ठीक है, लेकिन वो कार्यों में भिन्न होते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि ये मतलब जो डायनासोर के पर थे और जो पक्षियों के मतलब पर थे, ये दोनों समजात अंग हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या मतलब उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ, गलत। जब बहुत ही अंदर से मतलब प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि उस जीव का विलोप बहुत समय पहले हुआ होगा, तो ये देखो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ये 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। ओके, ये हमें दिया है एक चित्र, इसमें ए बी सी हमें भाग दिया है और हमें पूछ रहा है कि यह किस क्रम में होते हैं। ठीक है, चलो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये ना ये जो फिगर है ना, ये आप लोग की बुक के बायोलॉजी में मतलब कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं इसको देखा है। चलो इसको मैं समझाता हूँ। देखो ये क्या है, कोई एक बीज है, ठीक है, और बीज में भी शायद ये चने का बीज है। ठीक, देखो इसमें कैसे पहचानोगे कि ये भाग ए बी सी मतलब क्या है। तो देखो आप जैसे ये चना है ना, आप चने बोते होंगे, ठीक है, आप जानते होंगे, तो उसमें दो दल होता है, बीच में ऐसे फटा टाइप का होता है, आप सब लोग जानते हो। मतलब उसको ऊपर का कवर हटा कर देखेंगे तो उसका मतलब दो पार्ट में हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दो पार्ट को यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। मतलब इसको मान लो इसको बोया गया है, ठीक है, आप चने जो बोया गया है चना उसको देखिएगा, उसको 5-6 दिन बाद आप उसको ना देखेंगे तो उसमें से बीच में से कुछ इस प्रकार का मतलब ये अंकुरित होकर वो मतलब निकलने लगेगा। ठीक, तो अंकुरित होगा तो उसमें सबसे पहले मतलब वो जड़ में अंकुरित होकर उसका जड़ बनेगा, उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ थोड़ा ये बड़ा है, यहाँ पे ये नीचे वाला मतलब ये जड़ वाला भाग है, ठीक है, ये और ये ऊपर वाला तना वाला भाग है, ठीक है, ऊपर वाला तना वाला भाग है, और ये दो इसके दल हैं, ठीक है, जिसमें मतलब ये जो चने के दो दल है, जिसमें मतलब जब तक इसमें पत्तियां ना उत्पन्न हो इसमें प्रोटीन रहता है, तो इसको मतलब
मतलब बढ़ने के लिए, सिंपल। तो ये जड़ वाला भाग है, इसको हम लोग या मतलब जो है उसको हम लोग मूलांकुर बोलते हैं। जड़ वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलांकुर, ठीक है, या इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं, ठीक। और ये जो दो दल होते हैं, ठीक है, ये जिसमें प्रोटीन युक्त मतलब प्रोटीन भरा होता है, प्रोटीन युक्त होते हैं, इसको हम लोग कैटिलिडन्स बोलते हैं, यानी बीज पत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर तना वाला भाग होता है, इसको बोला जाता है प्रांकुर, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्रांकुर। तो निम्न में हमें कह रहा है कि ए बी सी क्या किस क्रम में होंगे? तो ए बी ओके, ए मतलब ऊपर वाला भाग ये प्रांकुर, और बी मतलब ये हम लोग का बी, यानी मैंने ये क्या बताया, ये दोनों क्या है? ये दोनों हम लोग के बीजपत्र हैं, और उसके बाद ये सबसे नीचे वाला मूलांकुर, ठीक है। तो प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, देखो यहाँ पे प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल, ठीक। 17 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर आपको। चलो इधर हम लोग आ जाते हैं, और 18 और हम लोग का जो आगे का 19-20 प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव वाला, उसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का यह है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पे देखो, ये अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो ये सिंपल आप लोग याद रखना, जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। क्या? जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। और इसी देखो, ये अमृता देवी बिश्नोई मतलब ये मतलब आपने सुना होगा, एक केस चलता है सलमान खान पे, आप लोगों ने मतलब जोधपुर में, मतलब राजस्थान में शूटिंग करते समय, राजस्थान जोधपुर में शूटिंग करते समय क्या हुआ कि सलमान खान ने एक हिरण की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो यही अमृता देवी बिश्नोई मतलब बिश्नोई समाज के कुछ लोगों ने इन पे मतलब केस कर दिया था, ठीक है। और मतलब इसी मतलब ये जो मतलब एक दल है, इसी दल से जुड़े लोगों ने इन पर केस किया था, ठीक है। तो वो केस अब तक चलता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार यानी जीव संरक्षण हेतु ये मतलब एक बनाया गया मतलब पुरस्कार है, जो इस जीव संरक्षण के हेतु में अधिक कार्य अच्छा कार्य करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है, सिंपल, ठीक। चलो 18 के बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, यानी कैपिटल आर, ठीक है, क्या? कैपिटल आर और स्मॉल वाई झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे, यानी स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई के बीच में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा? ओके, जब इनके बीच में संकरण कराया जाएगा ना, तो जो F1 पीढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडल के नियमानुसार कि उसमें मतलब ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्राप्त होगा। यानी कैपिटल आर का मतलब ये क्या है? मतलब जो गुण होगा वो ये मतलब प्रभावी होगा, और ये स्मॉल आर मतलब अप्रभावी होगा, ठीक है। और ये प्रभावी, ये अप्रभावी, मतलब क्या है इसका? देखो यहाँ गोला सॉरी, यदि मटर के गोल हरे रंग के बीज, यानी ये गोल है ये, और ये हरा प्रदर्शित कर रहा है, तथा पीले रंग के बीज, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ओके, मतलब यहाँ पे ये गोल कैपिटल आर गोल बीज को प्रदर्शित करता है, और ये वाई मतलब उस बीज का रंग क्या है? उस बीज का रंग हरा है, उसको प्रदर्शित करता है, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे झुर्रीदार, ये स्मॉल आर झुर्रीदार, और ये कैपिटल वाई पीले रंग के बीज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी ये झुर्रीदार, ठीक है, ये क्या? झुर्रीदार, और ये पीले रंग के बीज को प्रदर्शित करता है। जब इनके बीज संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त क्या होता है? तो मेंडल के नियम अनुसार F1 पीढ़ी में ये क्या प्राप्त होगा? ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? ये जो कैपिटल आर है वो मतलब प्रभावी है, यानी दिखेगा गुण, और स्मॉल आर नहीं दिखेगा, मतलब ये गोल बीज का गुण दिखेगा, और झुर्रीदार बीज का मतलब गुण नहीं दिखेगा, यानी गोल बीज, तो ये गोल, ये दोनों गलत, ठीक। अब देखो इनमें मतलब इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कैपिटल वाई का गुण दिखेगा, और कैपिटल वाई क्या था? ये पीले रंग की बीज थी कैपिटल वाई, ठीक है, तो पीले का गुण, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल 19 का, ठीक। चलो हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये हमें फिगर दिया है मादा जनन तंत्र का, और इसमें हमें पहचान निम्नलिखित चित्र में अंकित ए, जो ये ए पार्ट है, मादा जनन तंत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है? ओके, मतलब मादा जनन
के किस भाग को प्रतीत करता है? तो देखो ये सबसे यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये इसको योनि बोलते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है, और इसको वजाइना बोलते हैं इंग्लिश में। और जो ये वाला पार्ट है ये हम लोग का गर्भाशय होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो दो ये मतलब ये मतलब होते हैं, ये यही इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको अंडाशय बोलते हैं, ओवरी अंडाशय। और जो ये मतलब इससे ये जुड़ा होता है दोनों तरफ, इसको फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका बोलते हैं, ठीक है। तो इस समय हमें ये पार्ट को बताना था कि ये मतलब ये क्या है, ये जो प्रदर्शित किया गया है तो ये क्या है, ठीक है, ये हम लोग का अंडाशय है, सिंपल। तो ये हम लोग का अंडाशय सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हम लोग का बारी इधर आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इधर एक मिनट मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट वीडियो में ये मतलब आगे का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मतलब बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो चलो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना।